हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमने यूपी ट्रिपल एस सी पैट परीक्षा का हिंदी सिलेबस पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, जिसका हम बीच बीच में प्रैक्टिस सेट लाए थे और हमने उन प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से आपका अध्ययन कराया था, अभ्यास कराया था। आज हम फुल प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें पैट परीक्षा के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं। इस प्रैक्टिस सेट को लगाना न भूलें और वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है यहाँ पर, हिंदी किस भाषा की यानी हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हम कहेंगे भारोपीय। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है यहाँ, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हम कहेंगे हिंदी। तीसरा प्रश्न, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? तो हम कहेंगे अपभ्रंश से। किससे? अपभ्रंश से। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हम कहेंगे, क्या राजभाषा है या तकनीकी भाषा या राष्ट्रभाषा या काव्य भाषा? राजभाषा का दर्जा हिंदी को है, तकनीकी भाषा कंप्यूटर भाषा होती है और राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जो पूरे राष्ट्र में एक ही भाषा बोली जाती है, उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त होता है। परंतु हमारे देश में अलग अलग प्रदेशों में या भिन्न भिन्न जगहों पर अलग अलग भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ये केवल काव्य भाषा होगी। भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो हम कहेंगे इसे राजभाषा में रखेंगे, क्योंकि पिछले प्रश्न में भी बताया कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो हम कहेंगे बुंदेली पश्चिमी हिंदी की है, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की है, कन्नौजी भी पश्चिमी हिंदी की है, परंतु वघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो हम कहेंगे अनुच्छेद 43 से लेकर 351 तक। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार कम है, इसलिए इसका मुख्यालय बनाया गया है, जिससे हिंदी का प्रचार और प्रसार हो सके। तो वो कौन से शहर में है? हम कहेंगे चेन्नई में। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। तो सही इसका उत्तर होगा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ये इसका काल अनुक्रम है इसका ये। तो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा,
उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो दोस्तों इसमें है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 14 सितंबर 1949। इसलिए इस 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बीजी खेर। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो इसका सही उत्तर है संस्कृत, यानी हिंदी की आदि जननी है तो संस्कृत। इसका सही उत्तर होगा संस्कृत। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन। तो सही उत्तर होगा इसका न्यूयॉर्क। पहला नागपुर भारत 1975, दूसरा मॉरिशस, और ये 8वां हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क। भाषा की सबसे छोटी इकाई तो हम कहेंगे वर्ण। वर्णमाला वर्णमाला कहते हैं शब्दों के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को। तो हम कहेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को। निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो हम कहेंगे जो हमने स्पर्श व्यंजन बताए थे, जिनकी संख्या 25 होती थी, जिनमें 5 वर्ग होते थे और प्रत्येक में 5-5 वर्ण होते थे। तो जो पहला वर्ण यानी पहला वर्ग यानी कै वर्ग कौन सा था? कंठ से बोला जाता था। तो कै वर्ग के कौन कौन से वर्ण हैं इसमें? कै और खे। तो इसका सही उत्तर होगा कै और खे। निम्न में से ये तो हो गया इसका कंठ। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ग और घ कंठ से बोले जाते हैं, च छ झ तालव्य से बोले जाते हैं, और ये ट वर्ग के आते हैं दोनों के दोनों। तो ये किससे बोले जाएंगे? मूर्धा से, यानी ये मूर्धन्य व्यंजन है। तो इसका सही उत्तर होगा सी। पे उष्ट से बोले जाते हैं, पे फे। नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो नासिक के व्यंजन ये पंचमा अक्षर या ये नासिक के व्यंजन है। ए और ए यानी दीर्घ और ह्रस्व, यानी छोटी या बड़ी ए, यानी ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक के, मूर्धन्य या ओष्ठ। तो हम कहेंगे इन्हें कंठ तालव्य, क्योंकि ए को जब तोड़ेंगे तो ये इस तरह टूटेंगे। ये कंठ से, ये तालु से बोली जाती है। तो इन दोनों को मिलाकर कंठ तालव्य कहा जाएगा। छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर के, घोष वर्ण के, संयुक्त वर्ण के या तालव्य के? तो हम कहेंगे संयुक्त वर्ण। हिंदी शब्दकोश के 6 का क्रम किसके बाद आता है? तो हम कहेंगे कै के बाद।
किसके बाद? के बाद। ये तो हो गया के बाद। गे वर्ण किस वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? तो हम कहेंगे ज और य। अघोष वर्ण कौन सा है? ए, ज और झ, है और से। तो हम कहेंगे यहाँ से, क्योंकि तीनों सा अघोष वर्ण होते हैं, जिनमें से एक ये दे रखा है, तो ये किस में जाएगा? अघोष में। निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है? ट में ये भी ट वर्ग का है, ये भी ट वर्ग का है और ये भी ट वर्ग का है, परंतु ये किसका है? क वर्ग का। तो ये नहीं है, सही उत्तर इसका ये होगा। हिंदी व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हम कहेंगे 33। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? तो हम कहेंगे आ। तालव्य व्यंजन तो हम कहेंगे च, छ, झ। क्या है ये? तालव्य व्यंजन। ये रेलेवे किस वर्ग के व्यंजन हैं? तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ या ओष्ठ? तो हम कहेंगे अंतस्थ व्यंजन। अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से मतलब उच्चारण केवल मुंह से होता है, या नाक या मुंह दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो हम कहेंगे नाक और मुंह दोनों से जिनका उच्चारण होता है, उच्चारण करने में जिनकी सहायता ली जाती है, उनको क्या कहते हैं? अनुनासिक। नाक और मुंह दोनों की ली जाती है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो हम कहेंगे क्या ऐसे लिखी जाएगी स्थाई, या ऐसे, या ऐसे, या ऐसे? तो हम कहेंगे शुद्ध रूप इसका ही है स्थाई। इसका सही विकल्प होगा बी। जल्दी कैसे लिखा जाएगा? इस तरीके से। इसका सही उत्तर ये होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका शुद्ध रूप होगा ये प्राकथन। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्षेत्र, छत्र, स्वेत्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा क्षेत्र। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या रासायनिक लिखा जाता है, या रासायनिक, या रासायनिक या रसायनिक? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा रासायनिक। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रतिवादी, 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 प्रतिवाद्य। तो हम कहेंगे इसका उत्तर है प्रतिवादी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो हम कहेंगे ज्येष्ठ। इस तरीके से लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका सही विकल्प होगा अंतर्धान। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या अधर्म ऐसे लिखा जाएगा?
क्या ऐसे? तो हम कहेंगे अधर्म ऐसे लिखा जाएगा। शेर का पर्यायवाची शब्द है। क्या शेर चीता को कहते हैं, केसरी को कहते हैं, शावक को कहते हैं या नृसिंह को कहते हैं? तो हम दोस्तों कहेंगे केसरी। केसरी किसका पर्यायवाची है? शेर का। मृदुल ये सब किसके हैं? शेर के। धाता का पर्यायवाची शब्द है। धाता का पर्यायवाची शब्द है विष्णु, धाय, पक्ष या हार। तो हम कहेंगे विष्णु। धाता का मतलब होता है निर्माता। किरण। किरण का पर्यायवाची शब्द है रवि, सूर्य का। हिमांशु चंद्रमा का। और दोस्तों किरण का पर्यायवाची होगा प्रभा। क्या? प्रभा। धरती का पर्यायवाची अचला। इसका धरती का पर्यायवाची होगा अचला। विनायक का पर्यायवाची शब्द है, यानी विनायक किसका पर्यायवाची शब्द है? तो हम कहेंगे गणेश का। गणेश। ज्येष्ठ का विलोम शब्द। ज्येष्ठ कहते हैं बड़े को, और यहाँ हो जाएगा कनिष्ठ यानी छोटा। स्थावर का विलोम शब्द सचल, चंचल, चेतन या जंगम। तो हम कहेंगे यहाँ जंगम। गमन का विलोम हम कहेंगे आगमन। मौन का विलोम क्या होगा? यहाँ हम कहेंगे मुखर। जिजीविषा जीवन से मुक्ति की इच्छा, जीवन की इच्छा, जीव का कमाने की इच्छा, किसी चीज़ को पाने की तीव्र उत्कंठा। तो हम इसको कहेंगे जीवन की इच्छा, जिजीविषा। पार्थिव जिसका संबंध मनुष्य से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो, जिसका संबंध प्रथा से हो। तो हम कहेंगे जिसका संबंध पृथ्वी से हो। यायावर का मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य न हो, किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, इधर उधर निरुद्देश्य घूमने वाला। तो हम कहेंगे इसका सही उत्तर चुनेंगे एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला। रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। तो इसको क्या कहेंगे? इसके लिए कौन से शब्द को चुनेंगे? सनाथ, पंडित, आस्तिक या नास्तिक। तो हम कहेंगे जब वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है तो हम उसे नास्तिक कहेंगे। आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास रखता है। वैभव को उस विद्यालय में इम्तहान लेने वाला बनकर जाना है। तो इसको क्या कहेंगे? विशेषज्ञ कहेंगे, परीक्षक कहेंगे, अध्यापक कहेंगे, समन्वयक कहेंगे। तो दोस्तों इसे हम कहेंगे परीक्षक यानी एग्जामिनर। इंग्लिश में कहें तो एग्जामिनर। ममता कम बोलती है। तो इसके लिए क्या कहेंगे? हम कहेंगे मितभाषी। विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है। तो इसके लिए क्या कहेंगे? कुलीन। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? कुलीन।
तेली का बैल होना का अर्थ क्या है? बुरी तरह काम में लगे रहना, काम करने में बहाना करना, मन लगाकर काम नहीं करना या निर्धन होना। तो हम कहेंगे बुरी तरह काम में लगे रहना। अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया, तो इसके लिए क्या कहेंगे? जान पर खेलना, लोहे के चने चबाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, लुटिया डुबोना। तो हम कहेंगे एड़ी चोटी का जोर लगाना। पो बारह होना का क्या मतलब है? दाव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना, सुबह हो जाना। तो हम कहेंगे लाभ ही लाभ होना। मखमली जूते मारना का अर्थ क्या है? मीठी बातों से लज्जित करना, व्यंग्य करना, धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना या अपमानित करना। तो हम कहेंगे इसका सही उत्तर चुनेंगे मीठी बातों से लज्जित करना। खाली जगह को भरेंगे। अधजल गगरी फैलत जाए, लुढ़कत जाए, उछलत जाए या छलकत जाए। तो हम कहेंगे छलकत जाए। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो इसका क्या मतलब है? अपने अपने घर जाना, अपना अपना काम करना, किसी की नहीं सुनना, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत न हो, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता, यही इसका सही उत्तर होगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल जाता है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तो इसका सही उत्तर होगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार हैं कुबेरनाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। झरना काव्य संग्रह के रचनाकार कौन हैं? झरना के रचनाकार कौन हैं? सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, जयशंकर प्रसाद। भारत भारती किसकी रचना है? गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त या धर्मवीर भारती। तो इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में ... यानी खाली जगह का नाम लिया जाता है। कुम्मन दास, सूरदास या परमानंद दास या कृष्णदास। तो हम कहेंगे सूरदास। रामचरितमानस की भाषा क्या है? भोजपुरी में लिखी गई है क्या रामचरितमानस? प्राकृत भाषा, ब्रज भाषा या अवधी? तो हम कहेंगे अवधि, यानी विकल्प डी को चुनेंगे। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। निराला को कैसा कवि माना जाता है? अवसरवादी, क्रांतिकारी, पलायनवादी या भाग्यवादी? तो हम कहेंगे क्रांतिकारी। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? रीतिकाल को, भक्ति काल को, आदिकाल को या आधुनिक काल को? तो हम कहेंगे भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, माधवाचार्य, रामदास या वल्लभाचार्य? तो हम कहेंगे इसका सही उत्तर होगा वल्लभाचार्य।
काम कामयानी कामायनी कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य? तो हम कहेंगे महाकाव्य। तो दोस्तों ये प्रश्न कुल मिलाकर के हमने यानी ख़त्म कर दिए हैं। इनका अध्ययन अच्छे से कर लिया है और इन पर हमने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली है। दोस्तों ये परीक्षा के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इस वीडियो को बार बार देखने की कोशिश करें, 1-2 बार देखने की कोशिश करें इस वीडियो को, जिससे आपका अध्ययन अच्छे से हो पाए। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं और सभी बहन भाइयों को जय हिंद,